नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 21 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज नेशनल इनसिक्योरिटी। सेकंड आर्टिकल है द शैडो ऑफ पेगासस। तो ये दोनों आर्टिकल्स हम कंबाइन करके एक साथ डिस्कस कर लेंगे। जो अभी स्पाईवेयर अटैक देखा गया है, वैसे तो न्यूज़ में तो देखो 2019 से है ये लगातार, पर अभी फिर से एक बार रीसरफेस हुआ है ये मुद्दा। तो वैसे तो कल एक्सप्लेन पेज पे पूरा जान लिया था, पर अब डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो भी सरकार का जो स्टेटमेंट है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके से आप स्नूपिंग कर रहे हो, जासूसी कर रहे हो, तो इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है कि आप डिसेंटर्स को दबा रहे हो। ठीक है, तो आपने अगर आपके खिलाफ में उठती आवाज़ों को ही दबाना शुरू कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या हो गया कि आपने पॉसिबिलिटीज़ का गला घोट दिया। ठीक है, तो ऐसे में फिर डेमोक्रेसी कैसे प्रोग्रेस करेगी? राइट टू प्रिवेसी का आप वायलेशन कर रहे हो। लोग अगर आप ऑपोजिशन के लीडर्स का, जर्नलिस्ट्स का, इनका फ़ोन जो है वो ट्रेस हो रहा है उनके अकाउंट में, या फिर उनके जो भी फ़ोन से वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप ट्रेस कर रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। इधर वाला आर्टिकल द राइट रेजोल्यूशन, अभी एनसीएलटी ने वीडियोकॉन और मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत जो रेजोल्यूशन प्रोग्राम वीडियोकॉन ग्रुप का हुआ था, जिसमें अभी वीडियोकॉन और साथ में वेदांता ग्रुप, इनके बीच में कन्वर्जेंस थी कि हाँ भाई वीडियोकॉन को टेक ओवर करेगा वेदांता। पर समस्या क्या आ गई है कि अभी एनसीएलटी के पास में मुद्दा पहुंचा और एनसीएलटी ने देखा कि भाई बहुत ही गलत तरीके से ये काम हो रहा है, और जो मेन तो इसमें जो क्रेडिटर्स हैं, उधार देने वाले जो लोग हैं ना, उन लोग, जैसे यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेन है इसमें। ठीक है, तो उन्होंने लिटिगेशन लगा दी भाई एनसीएलटी में कि यहाँ पर गफले देखने को मिल रहे हैं, या फिर जितना कॉम्पनसेशन क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो एक बार देखो इसमें। तो इस पॉइंट से ये आर्टिकल है। इस वाले आर्टिकल में हम देखेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी को बूस्ट दिया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ये है। आइडिया पेज पे आप देखोगे यहाँ पर ब्रीच ऑफ द सॉवरेन राइट। अभी जो केयर्न एनर्जी वाला मुद्दा है उसको देखो, पूरा डिटेल में हमने बार बार देखा है। एक दो पॉइंट्स नए हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को लेकर के, तो वो पॉइंट्स आप ऐड कर देना उसी आर्टिकल में जो पहले हमने डिस्कस किया था। बाकी आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड बहुत आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड आर्टिकल, ये आपको खुद से करना है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो भी आर्टिकल्स हमारे पास में उनको डिटेल में। देखो, नेशनल इनसिक्योरिटी में बताया जा रहा है कि जब एक फ़ोन नंबर की लंबी सी लिस्ट डिक्लेयर की जाती है और उसमें ये पता पड़ता है कि उन फ़ोन नंबर्स की जो लिस्ट डिक्लेयर की थी उन सभी फ़ोन्स को सर्विलियंस किया गया था, मतलब उनके ऊपर नज़रें रखी गई थी, और उसमें जो मेन फैक्टर था वो था इजरायली मालवेयर, जिसको हम बोल रहे हैं पेगासस। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखो कि एक इन्वेस्टिगेशन लगातार की गई इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट के द्वारा कि वाकई में ये चल क्या रहा है, जिसमें मतलब एक तरीके से स्पाई किया जा रहा है अपने ही लोगों का, या फिर आप कहोगे कि ये पॉलिटिकल एक तरीके से एस्पियोनेज हो रहा है। ठीक है, जासूसी की जा रही है। तो आप देखो कि ये जो फ़ोन नंबर की लिस्ट डिक्लेयर हुई, इसमें ऑपोजिशन लीडर्स भी थे और राइटर एडिटर बता रहे हैं जर्नलिस्ट भी थे, जिनमें इंडियन एक्सप्रेस के भी एडिटर्स थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिविजुअल्स, ठीक है, अशोक लवासा जी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऐसे ही गवर्नमेंट के भी इंडिविजुअल्स हैं। तो सवाल ये आ जाता है कि स्पाईवेयर को यहाँ पर किसने इम्प्लीमेंट किया? क्योंकि कल हमने देखा था ना कि ये जो स्पाईवेयर है एक तरीके का, इसमें कोई क्लिक की ज़रूरत ही नहीं है, कोई लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये डिवाइस है उसको आप इंस्टॉल करोगे आसपास के एरिया में, और वो डिवाइस आसपास में जितने भी फ़ोन्स हैं उन फ़ोन्स को ट्रेस कर लेगा और उन फ़ोन्स को फोर्स करेगा कि आप मुझे रिकॉग्नाइज करो, मेरे नेटवर्क को। इसको क्या बोला था? रॉग सेल टावर, दैट मीन्स इलीगल सेल टावर, जिसके पीछे कोई तरीका, कोई भी बैकिंग नहीं है, कोई रजिस्टर्ड ऑपरेटर नहीं है, ना एयरटेल, ना वोडाफोन, ना कोई ये आपकी जियो। बस वहाँ पर वो इंस्टॉल हो गया और उसमें भी टारगेट किए गए कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर जिनका ये यहाँ पे लिस्ट डिक्लेयर हुई, तो उन फ़ोन नंबर्स के बेसिस पे ये टारगेट करना शुरू किया। तो सवाल ये आ जाता है
कि सरकार को इसके बारे में जब पता था कि 2019 से लेकर अब तक इसमें बहुत सारे ये जो स्पाईवेयर है इसका यूज़ किया जा चुका है, तो अभी तक क्यों आपने एक्शन नहीं लिया? फिर उसके बाद में अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं अलग अलग मिनिस्टर्स के, जैसे कि ये इंडियन डेमोक्रेसी को मलाइन करने की कोशिशें हैं और जो हमारे वेल स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक तरीके से डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, उनको बिल्कुल एक कह सकते हैं ना अनस्टेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। पर एडिटर यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि चलो ठीक है, आपके पास में कोई सबूत नहीं है और आप ये नहीं जानते हो कि ये स्पाईवेयर आपकी सरकार के द्वारा यूज़ किए गए हैं या गवर्नमेंट ने यूज़ किए हैं अपने ऑपोजिशन को दबाने के लिए, या फिर जो भी डिसेंटर्स जो भी अपनी बात को रखना चाहते हैं और वो बातें कुछ ऐसी है कि सरकार की जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनके अगेंस्ट में है। तो आप एक चीज़ बताओ, राइट टू प्रिवेसी तो है ना फंडामेंटल राइट हमारे इंडिविजुअल्स को दिया हुआ आर्टिकल 21 में, आप उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हमने बात की, आप उनकी इंटीग्रिटी को आप कैसे ख़त्म कर सकते हो? ठीक है, एस्पियोनेज करने का जो मुद्दा है वो ये कोई एक चीज़ अच्छा आगे वाले आर्टिकल में बताऊंगा कि ये जो जासूसी का मुद्दा है ना, ये कोई अथॉरिटेरियन रिजीम जैसे चाइना में ही नहीं चल रहा है, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी चल रहा है, जैसे कि यूके में भी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। और इजराइल का आप देखो, इजराइल ने तो ये डेवलप किया है, इजराइल का ही तो एनएसओ ग्रुप है जिसने ये अपना खुद का डेवलप किया हुआ है स्पाईवेयर। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाना शुरू करते हो। तो एक पॉलिटिकल क्लाइमेट को आपने स्पॉइल करने की कोशिश की है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। और आजकल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांसमेंट में जा रही है, सोफिस्टिकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी ये अचीव होता चला जा रहा है, तो इन्वेजन जो है ना वो बड़ा आसान हो गया। पहले तो हमने देखा था फिशिंग कैसे होती है, फिशिंग एक तरीके का साइबर क्राइम ही है जिसमें आप कोई भी मालवेयर या फिर कोई भी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराने के लिए जिसके तहत आप चोरी कर सको किसी के कंप्यूटर से डेटा, क्या करते हैं कि भाई ईमेल या फिर टेक्स्ट या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आप लिंक भेजते हो कि भाई 50 करोड़ रुपए जीतने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक करो। अब कोई बंदा अगर अवेयर है कि भाई मेरे को 50 करोड़ रुपए कौन देगा, तो वो क्लिक नहीं करेगा। और जबकि अवेयर नहीं है तो वो उस पर ज़रूर क्लिक करेगा कि चलो पता नहीं 50 करोड़ या 50 रुपए मिल जाए तो ठीक है, और वो लालच में आकर के फिर ट्रैप हो जाता है। और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है मोबाइल की या जो कंप्यूटर है वो सारी की सारी वहाँ पर चोरी होना शुरू हो जाती है। तो ये तो चलो पहले था। अब ये जो पेगासस वाला जो केस है ना, ये तो कुछ ऐसा है कि इसके अंदर आपको कोई क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पता ही नहीं पड़ रहा है कि कब आपका फ़ोन वहाँ पर ट्रेस हो गया और ट्रैप कर लिया आपके फ़ोन को, और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक कि आपकी क्या चैटिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, क्या आपकी कनेक्टिविटीज़ हैं, या फिर आप क्या पासवर्ड यूज़ करते हो, क्या आपका कैलेंडर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन और लगातार एक कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर वो एक्सेस करता रहता है जो भी रिमोट कंट्रोलर है, जो भी स्पाई है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हुए देख रहे हो, तो ये एक तरीके से इनटॉलरेंस ऑफ डिसेंट है कि आप आपके खिलाफ में उठती आवाज़ों को दबा नहीं रहे हो। ठीक है, तो देखो डिसेंटर्स को अगर आप क्रिमिनलाइज करोगे तो कैसे हमारी डेमोक्रेसी काम करेगी। मैंने वही बोला कि आपने अगर आपके अपोजिशन में आवाज़ उठने वाली आवाज़ों को आपने सप्रेस करने की कोशिश कर दी ना, तो मान लो कि आपने फ्यूचर में जो एक कहते हैं ना फ्यूचर आइडियाज़ को आपने वहीं पे ख़त्म कर दिया। ओके, तो सर्वेलियंस की अगर बात करें, स्पाईवेयर का यूज़ होना, फ़ोन्स को ट्रेस करना, इसका असर कोई एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही नहीं, यहाँ पर आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस जिनका नाम है रंजन गोगोई, अभी क्या है वो राज्यसभा के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर हैं। ओके, तो इस केस में जब ये चीफ जस्टिस थे, सिटिंग चीफ जस्टिस थे 2019 अप्रैल में, तो इनके अगेंस्ट में एक वुमन ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था और उस वुमन का जो मोबाइल था ना उसको भी ट्रेस किया गया था। अब आप यहाँ पर देखो कि रंजन गोगोई का अपॉइंट एक तरीके से नॉमिनेशन करना राज्यसभा के अंदर, और फिर रंजन गोगोई के अगेंस्ट में जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे उस टाइम पर इनके अगेंस्ट में सेक्सुअल अब्यूज़ का जो केस लगाया था वो आया और उस वुमन के नंबर जो थे उनको ट्रेस किया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि जुडिशरी यहाँ पर दूर नहीं बची है। तो ऐसे में यहाँ पर राइट टू प्रिवेसी
जो हमारे फंडामेंटल राइट है, या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करना, यहाँ पर ड्यूटी बन जाती है सुप्रीम कोर्ट की। आज हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को काउंटर करने के लिए पूरी कोशिशें कर रही है कि ये लगातार बड़ी होती चली जा रही हैं और जो भी स्टैब्लिशमेंट है, सरकार है, उसको चैलेंज करती चली जा रही हैं। तो आप सही और गलत को अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आपने इस तरीके की टेक्निक का यूज़ क्यों किया, सवाल यह है। आप सिटीजन्स का फ़ोन क्यों आप एक्सेस कर रहे हो, क्यों आप उनके डेटा के ऊपर आप कंट्रोल बनाना चाहते हो। तो इस चीज़ को भी तो देखो ना, ये भी तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ही एक आउटकम है। तो देखो, इंडियन डेमोक्रेसी को कोई मलाइन करे तो उसमें सरकार का अगर हाथ हो तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। सरकार को इस चीज़ में अपनी तरफ से क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि नेशनल सिक्योरिटी का, कि भाई आप हर तरीके से सिक्योर हो, यहाँ के सिटीजन्स हैं वो बिल्कुल सिक्योर हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे वाला आर्टिकल भी अभी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द शेडो ऑफ पेगासस। इस आर्टिकल को लिखा है देखो प्रताप भानु मेहता जी ने, और इस आर्टिकल में वही कंटिन्यू कि पेगासस स्कैंडल जो है ये ग्रेव कंसर्न का मैटर है, वाकई में बहुत चिंता की बात है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। और आप देखो कि अनअकाउंटेबल मैनर के अंदर लगातार ये एक वाइड स्प्रेड इशू बन चुका है। प्रिवेसी जिसकी हम बात कर रहे थे प्रीवियस आर्टिकल में, वो भी वायलेट होती चली जा रही है। एक इंडिविजुअल का जो खुद का स्पेस होता है ना, प्राइवेट स्पेस, उसमें ब्रीच किया जा रहा है, और वो भी बिना उसकी परमिशन के। इसके अलावा जो एसेंशियल कंपोनेंट है डिग्निटी के लिए या फिर एजेंसीज के लिए, आप कहो कि एक मतलब एक इज्जत वाली ज़िंदगी कौन प्राइवेट डोमेन में कोई अपनी कैसे भी कंडक्ट करे, अगर उनको उनकी परमिशन के बिना अगर आप वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट अपना रखते हो तो फिर वहाँ पर फिर प्रिवेसी का मतलब क्या रह जाता है, फिर डिग्निटी का सेगमेंट एकदम ख़त्म हो जाता है। तो पेगासस जो है वो एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जिसने लगातार अपनी तरफ से लोगों की कन्वर्सेशन को ट्रेस किया है, और उसमें ये है कि सरकार तो अपनी तरफ से बोल रही है कि हमें नहीं पता, पर डाउट्स ये है कि सरकार ने अपनी तरफ से इन चीज़ों को अलाउ किया है, या फिर चलो ठीक है कि सरकार को पता भी नहीं था तो आप एकदम ढीले क्यों हो, इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, जबकि ये बात 2019 से, जैसे कि हमने अभी देखा कि 2019 से ये हाईलाइटेड है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे जर्नलिस्ट और इन लोगों ने मिलकर के ये काम भी किया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब एक तरीके से आप देखोगे कि आप सीक्रेटली किसी की बातें सुन रहे हो, तो यहाँ पर ये बात आ जाती है। इस पर्टिकुलर स्कैंडल की बात करें तो देखो, इंडियन डेमोक्रेसी में ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करने वाला है। ठीक है, एलिगेशंस तो लग रहे हैं कि जो विमेन, जिसका हम अभी देख चुके हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के ऊपर जो केस लगा था, ठीक है, उसके तहत उनके रंजन गोगोई के अगेंस्ट में जैसे ही फाइल किया उन्होंने केस, तो उसके बाद में उस पर्टिकुलर वुमेन का जो फ़ोन था उसको आपने एक्सेस करना शुरू कर दिया। साथ में वहाँ पर जो कमेटी थी, जिस कमेटी के तहत सुनवाई हो रही थी, इन हाउस कमेटी बोला गया उसको। इन हाउस का मतलब हो गया कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के लीडरशिप में ही वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ही कमेटी थी। अब आप देखो कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कौन होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर होना चाहिए अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो। पर वहाँ पर किसने कंडक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में ही वायलेशन हो रहा था, कुछ चीज़ों का कुछ गड़बड़ हो रही थी, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ की वो फॉर्म स्टैब्लिश कर दी। वो बात ठीक है कि पावर सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि आपने वहाँ पर नेचुरल जस्टिस को अवॉइड किया। ठीक है, जो एक प्रोसीजरल प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसका वायलेशन हुआ, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, सुनवाई हो, और उसके बाद में वो वहाँ पर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे पर भी ये जो पेगासस है इसका अटैक आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक तो सवाल आता है कि वो अपना रोल अच्छे से प्ले करे। फिर बात आ जाती है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर इस तरीके से वहाँ के जो मेन लीडर्स हैं, मेन जो आप कह सकते हैं अथॉरिटीज़ हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से स्पाई किया जाएगा तो क्या गारंटी है कि आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर वोटर्स का ट्रस्ट रहेगा। क्योंकि इस तरीके से अगर स्पाईवेयर आप बिना किसी क्लिक के किसी दूसरे के मोबाइल में इंस्टॉल करके वो भी आप बात करो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के
चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हो, ठीक है, कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात कर रहे हो, तो ऐसे में यहां पर इलेक्शंस में मैनिपुलेशन के चांसेस भी तो बन जाते हैं ना, क्योंकि आजकल तो आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा के बेसिस के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वोटिंग कराते हो, काउंटिंग कराते हो, तो यहां पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। फिर बात आ जाती है देखो नेशनल सिक्योरिटी की, तो यहां पर तो ये सबसे बड़ा डाउट है जो हमने प्रीवियस आर्टिकल में देख लिया कि जब सिटीजन्स का डेटा ही सिक्योर नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि हम सिक्योर कंट्री में रह रहे हैं। आज साइबर क्राइम और साइबर इश्यूज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हैं इंटरनेशनली। अच्छा, ग्लोबली आप देखो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन या सिक्योरिटी का वायलेशन, साइबर का ये जो फ़ोन नेटवर्क्स का यूज़ करके बड़ा अच्छे से काम लिया जा रहा है। चाइना पे तो ब्लेम कर देते हैं, जैसे कि कल की बात बताता हूँ मैं आपको कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो डेटा ब्रीच हुए थे, ईमेल्स ब्रीच हुए थे, उनमें यूएस, नेटो के ग्रुप, नेटो के जो मेंबर्स थे, वो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बोला चाइना का इसमें हाथ है। पर आप एक तरफ दूसरी तरफ नजरें डालो ना, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्रीज में भी इस तरीके के कंपोनेंट्स, इस तरीके के स्पाईवेयर सेल हो रहे हैं, बिक रहे हैं। आप उनको क्यों नहीं रोकते जी, जब आपको पता है कि वहां पर ये टेक्नोलॉजी जो है वो सर्विलियंस ज़्यादा इंक्रीज करेगी, ये स्पाईवेयर जो है वो कोई भी यूज़ कर सकता है। फिर तो अगर ऐसे मार्केट में खुले में भी बिकेंगी तो आपने उनको रेगुलेट क्यों नहीं किया। तो ये जो प्रॉब्लम है ना स्पाई करने की, जासूसी करने की, वो भी आजकल टेक्नोलॉजी बेसिस पे, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो वो केवल चाइना जैसे अथॉरिटेरियन रिजीम तक ही कन्फाइंड नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी यूज लिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो पावर है, दैट मीन्स अभी आप देखो रूलिंग जो भी पार्टीज हैं, रूलिंग जो भी गवर्नमेंट्स हैं, वो ओपोनेंट्स को वहां पर डाउन करना चाह रही है, तो ये चीज़ बड़ी गलत हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक कोट दिया जा रहा है कि रोनाल्ड डिबर्ट, ठीक है, उनकी बुक है रीसेट रिक्लेमिंग द इंटरनेट फॉर सिविल सोसाइटी, इसमें 2020 में ये लिखा था, द सिटीजन लैब टोरंटो ने ये क्लियर बोल दिया था कि इंडिया वर्ल्ड के उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में से टॉप पे आता है, या फिर उन सभी कंट्रीज में टॉप में कंसिडर होने वाला है जहां पर सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर यूज किए जा रहे हैं। अब आप देख लो कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए कि हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, स्पाईवेयर्स का यूज़ करके एक तरीके से लगातार टारगेटेड मैनर के अंदर जासूसी की जा रही है। इंडियन पुलिस की बात करो, सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करो, ये हैवी यूजर्स हैं एनएसओ के स्पाईवेयर्स के। अब इससे ज़्यादा और क्या बात बोली जाएगी कि पुलिस जो है और या सिक्योरिटी एजेंसीज जो है इंडिया में, वो इन एनएसओ का स्पाईवेयर, जैसे कि पेगासस क्या है, एनएसओ का स्पाईवेयर ही तो है। एनएसओ इजराइल बेस्ड एक ग्रुप है और इसका लीडर कौन है, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी में काम किया हुआ पहले एक बंदा, वो इसको कंडक्ट कर रहा है। अब आप ये देखो इस तरीके के प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हैं और वहां पर ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल्स इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग एजेंसीज वो इस तरीके के स्पाईवेयर्स का यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर तो राइट टू प्राइवेसी के ऊपर सवाल आ गया, नेशनल सिक्योरिटी पे भी सवाल आ गया, इंटरनेशनली बिक रहे हैं खुले में, मार्केट में खुले एकदम धड़ल्ले से बिक रहे हैं, तो वो और एक और अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो डेमोक्रेसीज की जब बात आती है तो कोई केवल इंडिया तक ही ये प्रॉब्लम नहीं है, हमने अटेंशन तो दे ली क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा फोकस जो किया जा रहा है बोला इंडिया में हो रहा है, पर आप तो एक बार थोड़ा सा पीछे जाओ, एडवर्ड स्नोडन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी तो कुछ बातें ओपन करने की कोशिश ही की थी, पर इनके साथ में हुआ क्या, इनको फिर बाद में साइड में कर दिया गया, क्योंकि अगर ये अपनी बात ओपन कर देते ना एडवर्ड स्नोडन, तो क्या प्रॉब्लम हो जाती इनको, मतलब वहाँ पर जो स्टैब्लिशमेंट था यूएसए का वो पूरा हिलने वाला था एकदम से कि कैसी फंक्शनिंग करते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये एक विसल ब्लोअर थे, इन्होंने बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें ओपन करने की कोशिश की थी। तो ऐसे एडवर्ड स्नोडन जैसे जो विसल ब्लोअर हैं, जर्नलिस्ट ही हैं ये भी, तो इनकी आवाज़ों को आप दबा रहे हो तो वो चीज़ क्या करती है, फिर इससे क्या हो गया कि वही डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ है आप उनको ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने भी कुछ ऐसा ही अपनी तरफ से विसल ब्लो किया था कि भाई अमेरिका में जो भी ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, ये गलत तरीक़ों का यूज़ करके और सिटीजन्स के ऊपर सर्विलियंस रखती हैं और गलत तरीके से ग्लोबल ऑर्डर को नरेट करने की कोशिश करती हैं।
ठीक है। अब आप देखो कि ये जो सिस्टम है, ये एक तरीके का आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, ये होम ग्रोन सर्विलियंस सिस्टम है। दैट मीन्स आप अपने घर के अंदर ही तैयार कर रहे हो और वहीं पे इंस्टॉल कर देते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा डर्टी वर्क बताया जा रहा है। इसके अलावा आप देखो, ये कोई चीज़ अथॉरिटेरियन रिजीम पे नहीं अप्लाइड है या सेमी अथॉरिटेरियन रिजीम में नहीं, हम अभी बात कर रहे हैं डेमोक्रेसीज़ की, वर्ल्ड की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज़ में हम ये बात कर रहे हैं। यूके की बात आ गई, यूएसए की बात आ गई ये। तो ऐसे में यहाँ पर ज़रूरी क्या है कि ये जो प्राइवेट फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में जो लेन देन हो रहा है ना, जिसमें आप डील कर लेते हो और उनसे मांग लेते हो कि हाँ जी हाँ मैं स्पाईवेयर प्रोवाइड करो, आप उनको डीमोटिवेट क्यों नहीं करते हो? सेम बात आ गई कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनकी जो डोमिनेंस क्रिएट हो रही है, इस डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए आप क्या करते हो? नए नए लॉज लेकर के आते हो, या फिर जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, उनको रोकने के लिए तो आपने कानून बना दिए, पर यहाँ पर आप दूसरे तरीके से आपके खुद के फ़ायदे के लिए जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो लगातार अपनी जो आर्म्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए क्या कर रही हैं? साइबर वेपन का यूज़ कर रही है। तो ये चीज़ देखो, इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में, और नेशनल सिक्योरिटी को तो रिस्क पे डाल ही दिया, इसमें डाउट ही नहीं है। अब क्या होता है कि लोगों का अगर, जनता का अगर ट्रस्ट उठना शुरू हो गया ना इन चीज़ों से, तो फिर बाद में प्रॉब्लम होनी लाजमी है, अपने आप ही होनी शुरू हो जाएगी। देखो, पेगासस का अफेयर जो है ये वाकई में बहुत ज़्यादा हाई स्टेक्स को इन्वॉल्व करके रख रहा है, क्योंकि राइट टू प्रिवेसी कोई एक इंडिविजुअल ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज डीआरडीओ की इन्फॉर्मेशन कोई चोरी कर ले, इसरो की इन्फॉर्मेशन कोई चोरी कर ले, या इंडिया के जो खुद के प्रोग्राम्स हैं वो अगर कोई किसी दूसरे, मान लो यहाँ पे प्राइवेट वाले, ये प्राइवेट फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर से तो कोई भी ये खरीद सकता है फिर ये स्पाईवेयर, और यहाँ के इंडिया की जो भी इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान तक पहुँचा दे, तो फिर क्या होगा? इसके आप रेपरकशन से एक बार लॉन्ग टर्म में सोच के देखो। तो ऐसे में तो स्टेक्स तो बहुत ज़्यादा हाई इन्वॉल्व है, पर इंडियन गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है ना वो एकदम ही बिल्कुल आप कहोगे कि एकदम ही झूठा है, कि वो बोल रहे हैं कि हाँ जी मलाइन करने की कोशिश की जा रही है डेमोक्रेसी को। तो बोलो उसको आप एक बार करेक्ट तो करो, इन्वेस्टिगेशन तो करो। अगर आपके पास में हिंट आ चुका है तो आप आउटकम पे क्यों नहीं जा रहे हो? आप क्यों नहीं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए काम कर रहे हो? अभी बोला जा रहा है कि 10 फ़ोन है, अभी क्या बोला जा रहा है, केवल क्या किसी के फ़ोन नंबर की अगर लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनके फ़ोनों के साथ में छेड़छाड़ हुई है, ये बोला जा रहा है आईटी मिनिस्टर के द्वारा। पर सवाल ये है कि 10 ऐसे फ़ोन्स मिले हैं जिनमें कंटेमिनेशन मिला है। दैट मीन्स उन फ़ोन्स के अंदर गड़बड़ सॉफ्टवेयर हो इंस्टॉल्ड मिला है। तो वो चीज़ जो है ना, कंटेमिनेशन ऑफ दोज 10 फ़ोन्स, वो डाउट क्रिएट करता है। इसका मतलब पोटेंशियल और ज़्यादा है। ठीक है, एनएसओ का वाइड स्प्रेड यूज जो है वो इंडिया में 2019 से ही लगातार देखा जा रहा है। सिटीजन लैब टोरंटो, दैट मीन्स कनाडा ने इस इशू को उस टाइम पे भी हाईलाइट कर दिया था, और ये चीज़ जो है इंडिया में लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो अभी हमें इस मुद्दे के ऊपर अगर प्राइमा फेसी देखा जाए ना, एक बार अगर शुरुआत में नज़र डालें तो देखो ज़रूरत यह है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर लगाम लगानी ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहे हैं राइटर कि एनएसओ की ये जो पेगासस ने जिन फ़ोन नंबर्स को ट्रैक किया, बोलो वो लिस्ट जो डिक्लेयर हुई, उस लिस्ट में आपने क्यों का सवाल क्यों नहीं ढूंढा? ठीक है कि लिस्ट तो डिक्लेयर कर दी, अब लिस्ट डिक्लेयर की तो क्यों की वो भी तो देखो आप। ठीक है, अब विसल ब्लोइंग का जो मुद्दा है वो भी बेनाइन नहीं हो सकता। बेनाइन का मतलब हानिकारक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें भी एक मुद्दा ये निकल के आता है कि हाँ वाकई में इंडियन डेमोक्रेसी को कोई बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से इमेज खराब करना चाह रहा हो। ठीक है, पर उस मुद्दे में हमें कम से कम देखना तो ज़रूरी है ना। इंडियन सिटीजन्स गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे बिल्कुल क्लियर कि आप एनएसओ के जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको यूज़ क्यों करते हो भाई? आप पेगासस जैसे प्रोडक्ट को आप क्यों यूज़ करते हो, या फिर इनके यूसेस को आप यूज़ करने से पहले 1000 बार मतलब एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, या फिर आप पूरा स्क्रूटनी क्यों नहीं करते हो? ठीक है, अब देखो बात ये है, डर है ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। राइट टू प्राइवेसी की बात है तो वो भी अब कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस हैं। विसल ब्लोअर्स हैं वो भी जल्दी से विसल इसलिए नहीं ब्लो करते, मतलब किसी भी बात को उजागर करने से इसलिए डरते हैं कि कहीं उनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई ना कर दे। तो देखो बात ऐसी है, क्रेडिबल
ट्रस्टवर्दी, अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये नहीं हुए तो वल्नरेबिलिटीज़ लगातार बढ़ती चली जाएगी और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे हमारे खुद के राइट्स, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी। और जब राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं इसका मतलब कैसे डेमोक्रेसी, अगर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो कैसी नेशनल सॉवरेनिटी। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। इसके अलावा जब बात की जाती है कि सरकारें कौन कौन सी, तो यूपीए सरकार के ऊपर भी ब्लेम है। ऐसी बात नहीं है कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने भी फोन्स को सर्विलियंस किया था, बहुत ज़्यादा नज़रें रखी थी, बहुत ज़्यादा एस्पियोनेज किया था। और ऐसी बात नहीं है कि बस वो तो वही है कि वक्त के साथ में बात निकल गई, पर ऐसा किया गया था, राइटर ये बोल रहे हैं। तो देखो, पार्लियामेंट में अभी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है नहीं, तो उनको साथ में आने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से पूरी फोकस में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि पेगासस का जो छाया है ना, शेडो, वो सुप्रीम कोर्ट से दूर भी नहीं है, जो हमने अभी देखा फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई वाले केस में, ठीक है। तो देखो, अब आप चाहे कुछ भी करो, इन सारे अटेम्प्ट्स को टैकल करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर बाद में आपको पता ही है कि आगे फिर बाद में ऑप्शंस बहुत खुले पड़े हैं। डेमोक्रेसी में बिल्कुल लिबरल पॉइंट से काम करते हैं लोग। मतलब आप देखो कि लिबर्टी, नेशनल सिक्योरिटी, इन इश्यूज़ के लिए आप काम करते हो और एक इंडिविजुअल को फ्रीडम प्रोवाइड करते हो, सिविल सोसाइटी का वो जो पूरा रोल है वो है। तो जहाँ पर ये स्ट्रेंथ बन के निकल के आता है, वहीं पर वीकनेस में भी कन्वर्ट हो जाता है फिर सेकंड्स में, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये चीज़ें बताई जा रही है। तो ब्लेम गेम की बजाय आउटकम पे आने की ज़रूरत है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की ज़रूरत है। और आज 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, 2019 से अगर काउंटिंग करो आप, तो ऐसे में फिर लापरवाही करनी बिल्कुल आगे लॉन्ग टर्म में घातक हो सकती है। नहीं तो फिर वही चीज़ है, अगर हमारी जो सिक्योरिटी है वही अगर हमने इंश्योर नहीं की, तो फिर बाद में हमारे दुश्मन देश भी इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेंगे। और टेक्नोलॉजी में तो चाइना वैसे ही बहुत आगे है, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना हमें ज़रूरी है, अलर्ट रहना ज़रूरी है। रेगुलेशन एक सिंगल माइंडेडनेस से नहीं होनी चाहिए, रेगुलेशन में आप बैलेंस बना करके चलो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है टाइम फॉर अ ग्रीन स्टिमुलस। आर्टिकल को लिखा है अजय शंकर जी ने। देखो, हम बार बार एक चीज़ सुन रहे हैं कि इकोनॉमी में हमें वी शेप की रिकवरी इंश्योर करनी है। वी शेप का मतलब कि कोविड के टाइम पे हमारी इकोनॉमी डाउन हुई, अब हमें बूस्ट करने के लिए कुछ पैसा मार्केट में फेंकना पड़ेगा। अगर आपको कोई बोले कि के शेप की रिकवरी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने शुरुआत की और रिकवरी के अंदर देखा कि जो पैसे वाले हैं वो तो ग्रो कर गए बहुत ज़्यादा और गरीब हैं वो डिक्लाइन कर गए, तो ऐसे के शेप रिकवरी हो गई, राइट। और वी शेप रिकवरी में डाउन हुई इकोनॉमी और आप उसको बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ जी, कैसे भी करके हम हमारी पहले वाली ट्रेजेक्ट्री को गेन कर सकें। तो इसके लिए राइटर ग्रीन स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि डिमांड भी बढ़ाई जा सकती है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को भी हम एड्रेस कर सकते हैं और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को भी हम इंश्योर कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। देखो, अगर कुछ महीनों की बात करें, अब दिवाली आने वाली है और पंजाब हरियाणा वाले रीजन में या वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में आप देख सकते हो राइस क्रॉप है, उसकी भी कटिंग हो जाएगी, तो उसके रेजिड्यू को जलाने का भी ट्रेंड है, वो भी शुरू हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? दिल्ली या एनसीआर वाले रीजन की बात करें तो वहाँ पर एयर पोल्यूशन क्राइसिस फिर से इमर्ज होकर के आएगा। तो इन चीज़ों को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, ये जो क्रॉप वेस्टेज है, जो भी स्टबल बचे ना, लास्ट में जो तूड़ी जो बचती है, उसको आप क्या करो, रिम्यूनरेटिव प्राइस के ऊपर खरीदना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि जो जैसे मान लो कि एनटीपीसी के जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पर उस तूड़ी को या फिर उस स्टबल को या क्रॉप वेस्ट है उसको आप यूज़ कर सको कोयले के कंपैरिजन में। इससे क्या हो जाएगा कि एक तो आपको एनर्जी के लिए कोयला एक्सप्लॉइट नहीं करना पड़ेगा, नेचर कंजर्व हो गया। नंबर 2, आप उससे जलाना तो फार्मर्स को यहाँ पर भी है, तो उस जलाने के कंपैरिजन में यहाँ पर अगर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उस तूड़ी को जलाया जाए तो एक ये फायदा हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो जाएगी कि वहां पर जो डस्ट क्रिएट होगी उस कोयले की, ठीक है, उस कोयले की डस्ट को इकट्ठा करो, कंप्रेस करो और छोटी छोटी ब्लॉक्स में ईंटें बना दो, और उन ईंटों का यूज किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, जिनको हम बोल देंगे ब्रिकेट। क्या बोलते हैं? ब्रिकेट्स, ठीक है। कोल की डस्ट को कंप्रेस करके फिर जो ईंटें बना दी जाती है ना, ब्लॉक, तो बोले इस तरीके से आप क्या करोगे कि सारी चीजों को एक साइकिल में काम लो। इससे क्या हो गया कि आपने कॉस्ट ऑफ जनरेशन भी डाउन कर दी,
ब्रिकेट्स हैं वो अब क्या करेंगे, कोल एनर्जी की टर्म्स के ऊपर हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी आप उनसे ईंटें बना करके काम में ले सकते हो। ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल है कि जो चिमनियाँ हैं जिनसे धुआं बाहर निकलता है उनको आप वहाँ पर ट्रीटमेंट अप्लाई कर दो, जैसे शंकर आईएएस में आप स्क्रबर इनके बारे में पढ़ते हो। तो वहाँ पर क्या होगा, जो डस्ट या फिर जो भी स्मोक अगर एयर में छोड़ी जाए उसको वहीं पर आप ट्रैप कर दोगे और उसका वहीं पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके लिए और क्या हो सकता है, हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, देखो डिमांड क्रिएट होनी, आप क्या कर सकते हो, इक्विपमेंट्स का कन्वर्जन, लेबर और ट्रांसपोर्टेशन का एफिशिएंट यूज़ करना, और रिजल्ट क्या है, एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा और साथ में गवर्नमेंट की कॉस्टिंग है वो भी कम हो जाएगी। तो एक तो सॉल्यूशन यहाँ पर बताया जा रहा है जो स्टबल है या फिर जो वेस्टेज है उसको लेकर के। दूसरा सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाहे कार हो, 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, आज मार्केट में अवेलेबल है और ये पोल्यूशन भी नहीं करते एक बार देखा जाए तो। ठीक है, वो बात ठीक है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए अभी भी इंडिया लगभग 60 या 64% के लगभग हम थर्मल पावर प्रोडक्शन पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, कोयला जला करके फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली हमारी जो टेक्नोलॉजी है हम उसी पे डिपेंडेंट है। पर सवाल ये है कि उस जो एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड मैनर में आप देखो कि अगर वहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट होता है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो वहीं की वहीं पे। ठीक है, और जबकि ये डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में व्हीकल्स जो एमिशन करते हैं स्मोक का, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का, उनका ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोशन के लिए अभी लोग जानते हैं मार्केट में अवेलेबल है पर खरीद क्यों नहीं रहे, एक तो क्या है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। अभी भी चार्ज के लिए जो जैसे पेट्रोल पंप, डीजल डलाने के लिए आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, फिलिंग स्टेशन पहुंच जाते हो, उस तरीके से ऑप्शंस अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में कुछ कंपनीज कर रही हैं, तो उन काम कर रही हैं, उनको थोड़ा और बूस्ट देने की ज़रूरत है। ठीक है, रोड्स की बात करो या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं या ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड को पिकअप करवाने के लिए क्यों नहीं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कराते हो, जिससे कि चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल हो जाएं तो लोग अपने आप ही वहाँ पर आ जाएंगे। फिर सवाल ये बनता है कि पहले अंडा आया कि मुर्गी, कोई जब बड़ा सवाल नहीं है, हमें हमारे सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। अगर नेशनल प्रोग्राम फॉर बिल्डिंग चार्जिंग स्टेशन की अगर बात करें तो इसमें सभी सिटीज़ में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना ज़रूरी है, और कम से कम उन सिटीज़ में तो करो जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, शुरुआत वहाँ से कर लो। फिर इसमें काम पैसा कहाँ से आएगा, बोले सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपना अच्छा खासा काम कर सकती है। कैसे कि एनवायरमेंटल जैसे ग्रीन बॉन्ड्स हो गए, सोलर बॉन्ड हो गए, विंड बॉन्ड हो गए, कोई भी नाम से बॉन्ड रिलीज करे मार्केट में, पैसा उठाए और एक गारंटी दे दे कि हाँ भाई इतने साल के अंदर इतने रुपए आपको इतने टाइम पे मिल जाएंगे। तो बॉन्ड रिलीज करके डेट मार्केट से पैसा उठा करके फिर बाद में इस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जा सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए आगे एक लीडर का काम कर सकती है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, मार्केट से आप पैसा उठा रहे हो, बॉन्ड आपने फेंके मार्केट में, गवर्नमेंट ने, लोग बॉन्ड्स को खरीदेंगे, गवर्नमेंट के हाथ में पैसा आएगा और गवर्नमेंट फिर उसको खर्च करेगी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। तो आप देखो ऑटोमेटिकली मार्केट में लिक्विडिटी भी इंक्रीज होगी, रोजगार भी मिल जाएगा काम करने के लिए लोगों को, और साथ में आप देखो डिमांड फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये इकोनॉमी को स्टिमुलस मिला कि नहीं डिमांड सेगमेंट की अगर बात करें, तो ऐसे में हमें सस्टेन्ड सर्ज देखने की ज़रूरत है डिमांड साइड में, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा परचेज किए जाए, और उनकी जो सप्लाई साइड है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग चेन को भी हमें एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, और चार्जिंग स्टेशंस हैं वो भी अच्छे से काम करें, ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक बसेस की अगर बात करें तो ये भी एक टारगेट है कि हाँ सिटीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस भी चलाई जाए, तो इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से यही डेट मार्केट का यूज़ करके और आराम से एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। इससे क्या होगा, देखो जितनी भी हमारी सिटीज़ हैं, आप देखो वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में से टॉप 20 में से अराउंड 14 के लगभग तो इंडियन सिटीज़ का नाम आता है। अब तो चलो ठीक है कि थोड़ा सा कोरोना के चक्कर में ये लॉकडाउन लगना और ये पोल्यूशन की जो एक्टिविटीज़ है ये रुक गई, पर हमेशा से इंडिया टॉप 10 के अंदर तो अच्छा खासा परफॉर्म करता है, जो कि बहुत ही गलत बात है एयर पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो। वैसे तो देखो इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षाएं शो की है और रिजल्ट भी अच्छा दे रहा है। हमने देखा था कि G20 कंट्रीज़ में इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जो कि अपने टारगेट्स को अचीव करने में सक्सेसफुल है।
जो कौन से, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत। और साथ में अभी हमारा टारगेट है कि 2030 आते आते लगभग 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारे पास में इंस्टॉल्ड हो जाएगी। देखो बात ऐसी है कि हमें नेशनल पॉलिसी गाइडलाइंस को अगर वाकई में प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ाना है तो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को हमें थोड़ा सा एक रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। एक तो क्या हो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस की जाए, जैसे कि सोलर पावर हो गई, विंड पावर हो गई, या इनका मिक्स जो प्लांट है वो अगर लगा दिए गए। इसके अलावा दूसरा सेगमेंट क्या हो जाता है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, ठीक है, अगर रिन्यूएबल एनर्जी की अभी करंट देखी जाए तो लगभग 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से डिलीवरी हो रही है गाँव में, ठीक है। और अगर उसी गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वहां पर प्लांट्स लगा दिए गए, ठीक है, सोलर प्लांट लगा दिए, विंड प्लांट्स लगा दिए, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो जहां जहां पर भी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का सेगमेंट होगा तो वो गांव वाले लोग 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पैसा कमाने की क्षमता भी रखेंगे। तो नेट कितना खर्चा हुआ एक फार्मर को, वो खर्चा आ जाएगा सिर्फ 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो एक ये तरीका बताया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, उनके पास में भी फ़ायदा हो जाएगा। अभी तो चलो ठीक है कि जो हमने कल परसों एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें बताया गया था कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर जो कर्जा है जनरेशन कंपनीज से, देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम दूसरी कंपनीज का है और डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है जिनको हम डिस्कॉम्स बोलते हैं, उनका काम अलग है, ठीक है। तो जनरेशन वाली जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं वो जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी बेच देती हैं डिस्कॉम्स को, और डिस्कॉम फिर बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट करके और यूजर से पैसा इकट्ठा करके फिर पेमेंट करती हैं इन जनरेशन करने वाली कंपनीज को। तो ऐसे में अभी चलो ठीक है कि डिस्कॉम कंपनीज के ऊपर डिस्ट्रेस थोड़ी सी कम हुई है, पर डिस्ट्रेस तो कंटिन्यू है ना, तो उनको भी रिलैक्सेशन देने के लिए यहाँ पर एक स्कोप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि देखो ट्रांसमिशन के लिए तो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है नहीं, वजह क्योंकि वायर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हमें क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो पैसा है वो बच जाए, और इसके लिए क्या हो कि गाँव में जो 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से यूनिट सप्लाई बिजली की हो रही है, तो आप ऐसे में सोलर पावर अगर वहाँ से प्रोड्यूस करते हो तो 4 रुपये का वहाँ पर आपको टैरिफ लगेगा। तो ओवरऑल आप देखो नेट निकाल करके तो 3 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो क्यों ना आप गाँव के अंदर ही सोलर पावर जनरेशन सिस्टम इंस्टॉल कर दो। आज लगभग गाँव, हमारे इंडिया की बात करें ना तो 6 लाख के लगभग गाँव हैं। अब इस 6 लाख गाँवों में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करो और हर एक गाँव में 1 मेगावाट का पावर इंस्टॉलेशन अगर हो जाए तो 600 गीगावाट तो आप ऐसे ही कैपेसिटी क्रिएट कर लोगे। तो एक ये पॉइंट भी आ गया। इससे देखो गाँव में रोजगार भी आएगा, गाँव में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर इंश्योर हो जाती है। वैसे तो चलो अभी तक देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो चुका है बहुत हद तक, है ना। इंडिया में आप मान के चलो मोर देन 95% इलेक्ट्रिसिटी कवरेज अभी देखा गया है, ठीक है। पर बात क्या है कि अभी भी जो एक बार कनेक्शन आपने दे दिया, पर अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा आप एनवायरनमेंट की बात भी करो तो वो भी तो हमें देखना है ना। तो ग्लोबल लीडर अगर हमें बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है जर्मनी का। जर्मनी ने फीड इन टैरिफ करके कॉन्सेप्ट पे काम किया और इसका रिजल्ट क्या रहा कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन दिया। और ये जो कॉन्सेप्ट था ना, गाँव के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाना सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवा के, इसका रिजल्ट जर्मनी को ये मिला कि जर्मनी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे निकल के आ गया है सोलर पावर में। इसको बोला है फीड इन टैरिफ, मतलब आप डिसेंट्रलाइज मैनर में गांव-गांव के अंदर इंस्टॉल करवा दो ये जो सोलर पैनल्स हैं इनको, ठीक है। सभी हाउस होल्ड्स के पास में आज एलपीजी कनेक्शन है, एलपीजी सिलेंडर है, या फिर आप देखो स्टोव है, इनके ऊपर बेसिस आज काऊ डंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो अब एक ऑप्शन क्या बता रहे हैं कि अगर लाइव स्टॉक की बात करें ना तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन इंडिया में ही है। तो आप उनके रेजिड्यूज़ को, गोबर को या फिर डंग को एक जगह इकट्ठा करके आप क्यों ना उनसे जो स्मॉल विलेज लेवल के ऊपर गैस प्लांट्स इंस्टॉल करवा दो। उससे क्या हो जाएगा, जिसको हम गोबर गैस बोलते हैं, ठीक है। अब वो गैस अगर बायोमास गैस बोलते हैं, तो वो जब इकट्ठा हो जाए आपके पास में काऊ डंग, तो उससे फिर बाद में आप फ्यूल भी प्रोड्यूस कर सकते हो। और फ्यूल के मतलब वहाँ पर आप गैस प्रोड्यूस कर सकते हो और उसका आप कुकिंग और ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करोगे। तो एक तो ये एफिशिएंसी आ गई। दूसरा, उसका फिर जब प्रोसेसिंग हो जाए तो उसका मेन्योर के तौर पे आप आराम से यूज़ कर सकते हो खेतों के अंदर भी। तो उससे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज़र की डिमांड कम होने लग जाएगी। तो
कैसे भी करके आप इनोवेटिव मैनर में काम कर सकते हो। आर्टिकल में बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए हुए हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रमोट करे कि हाँ, इन गैसेस को जो भी खरीदेगा उनको सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वहाँ पर आप क्रॉस सब्सिडी के कॉन्सेप्ट पे काम क्यों नहीं करते? जैसा कि पेट्रोल और पेट्रोलियम की बात करो आप, डीजल और पेट्रोल की, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाते लगाते केंद्र सरकार के पास में लगभग 74% इनकम अब की राइज हुई है एक साल के अंदर। तो आप ये बताओ कि उस पैसे को आप डिमोटिवेट तो करना चाहते हो कि हाँ, फॉसिल फ्यूल यूज़ ना करें इंडियंस, ठीक है, तो आप उस पैसे को इधर क्यों नहीं शिफ्ट कर देते जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, या फिर ये जो नए हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे कि डिमांड भी बने, जॉब्स भी क्रिएट हो और एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हो। तो ये क्रॉस सब्सिडी का काम किया जा सकता है कि पेट्रोल डीजल पे तो आप लगाओ टैक्सेस जो कि आप ऑलरेडी लगा रहे हो, और उस पैसे को फिर डायरेक्ट कर दो आप इस तरफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो नेशनल सोलर मिशन जो अभी चल रहा है ना, उसी के लिए आप ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिशें करो, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। देखो, ये कुछ इनोवेटिव और अफोर्डेबल पाथवेज थे कि कैसे हम हमारी इकोनॉमी को स्टिमुलस भी दे सकते हैं, और वो भी ग्रीन स्टिमुलस, क्लाइमेट के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े, ठीक है, जिससे डिमांड भी क्रिएट होगी, जॉब्स भी क्रिएट होगी और मल्टीप्लायर इफेक्ट लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ बताई गई है इनके द्वारा। तो डिस्कशन में इतना ही था। बाकी तो ये जो लास्ट वाला आर्टिकल है ना, इसमें तो इतना ही है कि इन दोनों के बीच में मुद्दा क्या था कि यहाँ देखो, वीडियोकॉन ग्रुप को टेक ओवर करना था वेदांता को, और फाइनल हुआ था कि 64,838 रुपये का कॉम्पनसेशन देना था। पर उसमें से फाइनल ये हुआ कि केवल और केवल 2,962 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे में जो क्रेडिटर्स थे ना वीडियोकॉन को, जिन्होंने उधार दिया था, वो क्रेडिटर्स नाराज़ हो गए। नाराज़ क्यों भाई? क्योंकि उनको पैसा ही नहीं मिल रहा, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेन एंटिटी है। कि आपने हेयर कट क्लॉज लगाया, मतलब आपने रिडक्शन किया, रिडक्शन करते करते 64,838 करोड़ से सिर्फ 2,962 करोड़ रुपए का ही आप पेमेंट लोगे? जी बिल्कुल नहीं, ये तो 95% तक हेयर कट कर दिया। तो ऐसे में फिर एनसीएलटी में पहुंच गया कौन? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, वीडियोकॉन को हमने इतना रुपया दिया, रिटर्न आने का कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा है। तो ये जो रेजोल्यूशन प्लान तैयार किया गया ना, ये बिल्कुल गलत है, और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके एनसीएलटी ने बोल दिया कि भाई जो क्रेडिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट अगर आप नहीं ध्यान में रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अल्टीमेटली है तो पैसा उधार देने वाले बैंकों का, या फिर बैंकों के पास किसका पैसा है जी? जो लोग बहुत मुश्किलों से पैसा इकट्ठा करके डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में। तो ऐसे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था मुद्दा। एक बार आप ये देखोगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार प्रीलिम्स में, ठीक है। एक आईबीसी के बारे में ज़रूर देख लेना। ओके, एनसीएलटी, एनसीएलटी, इनके बारे में बार बार बोलता रहता हूँ, पढ़ते रहो, क्वेश्चन आते रहते हैं इनमें से, ठीक है। तो देखो, आज के डिस्कशन में तो यही था मोटा मोटा। बाकी तो उधर जो वेदांता वाला है वो और देख लेते हैं थोड़ा सा। और देखो यहाँ पे वेदांता के केयर्न एनर्जी कि अभी केयर्न एनर्जी के मुद्दे में आपको पता है कि यूके और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है, उस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को वायलेट करता हुआ दिखाया जा रहा है केयर्न एनर्जी के द्वारा, कि भाई हमारे अगेंस्ट में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस लगाए जाते हैं। और इसने क्या पैतरा खेला फिर उसके बाद में, कि जो इंटरनेशनल डिफरेंट कोर्ट्स हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क वाला कोर्ट हो गया, फ्रांस वाला कोर्ट हो गया, वहाँ पर पिटिशन लगा दी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर अवेलेबल है कंटेंट, उसको हम सीज करेंगे। और फ्रांस के कोर्ट ने तो अप्रूवल भी दे दिया कि पेरिस में जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसेट्स हैं आप उनको वहाँ पर सीज कर सकते हो। तो बात ऐसी है, देखो जब वर्ल्ड वॉर्स ख़त्म हुए थे ना, तो उसके बाद में एक तरीके से जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थे वो अपनी हुकूमत को बनाए रखने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। पर जो नए नए अभी जवान बच्चे देश इंडिया की तरह, जो अभी बस इंडिपेंडेंट हुए ही थे, वो देश इस चीज़ को बड़ी गलत नज़रों से देखते थे कि ये फिर से नया तरीका है हमें गुलाम बनाने का। तो उन्होंने मना कर दिया कि बोला हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे आपको हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के। पर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने फिर भी अपनी तरफ से कोशिशें की, और फिर एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसको बोलते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़, कि जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, पर वहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोटेक्शन दी जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो पहले तो क्या था, डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच का रिलेशन था। फिर टाइम जैसे जैसे बीतता है ना,
तब उसके बाद में आप देखोगे कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ का जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज होता है। अब क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का काम है। कैसे कि अगर एक डेवलप्ड कंट्री की कंपनी अगर डेवलपिंग कंट्रीज में जाकर के इन्वेस्ट करना शुरू करती है तो उनको कॉम्पनसेशन देने की बात भी आए तो छूट भी दी जाए, या फिर जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी डेवलपिंग कंट्री में आ रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन करना भी ज़रूरी होता है। तो ऐसे में फिर 1990 जब न्यू लिबरलिज्म आता है 1990s में, उसके बाद में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज जो है वो रिन्यू होती है एक तरीके से। तो ये सारा मुद्दा है। अब उन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के तहत ही केयर्न एनर्जी, यूके और इंडिया के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी, उसी के तहत केयर्न एनर्जी इंडिया में इन्वेस्ट करती है। बट होता क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मुद्दा आ गया, देखो 2012 का, ये हम बार बार देख चुके हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो पॉइंट क्या है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का जो एक हिस्ट्री है ना वो हमने देखी, वो इस पैराग्राफ में आपके सामने। ठीक है, तो देखो डिस्कशन में इतना ही है। बाकी केयर्न एनर्जी का आपको मुद्दा पता ही है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, केयर्न एनर्जी पहुंच गई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ट्रिब्यूनल, कहाँ पे, द हैग में, और उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया $1.2 बिलियन का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगी केयर्न एनर्जी को। और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसी वर्डिक्ट को चैलेंज कर दिया वहीं की वहीं पे, और उसका रिजल्ट क्या रहा कि उधर केयर्न एनर्जी ने लगातार अपनी तरफ से कोशिशें करी कि बोले एयर इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी एसेट्स हैं बोले उनको सीज कर लेंगे हम। तो ठीक है, न्यूयॉर्क में केस चल रहा है, फ्रांस वाला देख ही चुके हैं, फ्रांस ने तो बोल दिया, बोला सीज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा मुद्दा फिर आ जाता है। ठीक है, तो डिस्कशन में देखो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।